हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 विज्ञान विषय का 11वां चैप्टर, जो कि आप लोगों को पता होगा कि 10 चैप्टर ऑलरेडी विज्ञान विषय के क्लास 6 के मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप लोग ज़रूर सुने, देखें उनको, है ना। जो भी रीट एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह में विज्ञान स्ट्रीम से है तो ज़रूर आप लोगों के लिए बेसिक कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी बेहद ही खास है। साथ में ही जो 6 क्लास के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 6ठी क्लास का विज्ञान विषय का लास्ट चैप्टर 11वें नंबर का। तो हमारे चारों ओर वायु, इसमें वायु से संबंधित यहाँ पर बात करेंगे। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर वेयर कर दीजिएगा। तो चलो चलते हैं, पढ़ते हैं 11वें नंबर का चैप्टर। हमारे चारों ओर वायु, अध्याय 6 में हमने ये सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? किसी ने भी नहीं देखा है ना, पर महसूस जरूर किया है। आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती है, कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं, पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 3 का क्रियाकलाप 3 याद है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, हमें तो नहीं याद, पर आपने रेत और बुरादा अलग करने वाला तो देखा ही होगा ना, है ना। तो वो वाली चीज है। देखो, अध्याय 3 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था। निष्पावन की प्रक्रिया, निष्पावन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पहले पढ़ा दिया मैंने, आपने तीसरा चैप्टर देख लेना। फिर भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि मिट्टी और जो अपना अनाज रहता है उसमें मिक्स रहती है थोड़ी बहुत कंकड़ वगैरह, तो हवा में उसको नीचे पटका जाता है। एक धामा सा ले लेते हैं, उसमें महिलाएं करती है, आप लोगों के घर में भी करती होगी। तो वो अलग करने की, गेहूं और मिट्टी कंकड़ को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो होती है निष्पावन। ठीक है। निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है, सही में उखाड़ देती है। छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उखाड़ कर ले जाती है। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? आपने फिरकनी जो रहती है, ये देख लो, इस टाइप की रहती है, बचपन में बनाई भी होगी। क्रियाकलाप 1 मेलों में भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। क्रियाकलाप 1 की बात करते हैं। आइए चित्र 11.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए। देखो, इस टाइप से आप लोग फिरकनी बना सकते हो। फिरकनी भी बोलते हैं, फिरकी भी बोलते हैं, जो भी आप लोग समझे। फंका भी बोल देते हैं बहुत सारा, है ना, कागज का। देखिए क्या होता है, क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? अब आप लोग सोचो कि आप खुद तो घुमा नहीं रहे उसको, तो वायु घुमा रही है, सही बात है। क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? यह उस दिशा में रुक जाता है जिससे कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। ये देखो, वात सूचक है ये आपको डायरेक्शन बताएगा। जैसे दिक् सूचक अपन ने पिछले उसमें पढ़ा था, उसी प्रकार से ये वात सूचक है जो आपको डायरेक्शन, दिशा बताता है। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? बिल्कुल उपस्थित है। अपनी मुट्ठी बंद करें और इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। ये आपकी मुट्ठी है, इसको आपको बंद करना है। अब इसको आइडिया लगाना है कि इसके अंदर हवा है या नहीं है। तो देखिए, क्रियाकलाप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? तो देखो, वायु तो सब जगह अवेलेबल है, आपको सभी को पता है। अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी, इस टाइप से आप लोगों को 11.4 के अनुसार डुबाना है। ये देख लो, दिख रहा है? ठीक है। बोतल को ध्यान से देखिए, क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बुलबुले बन रहे हैं ना, प्रवेश करता है। क्या अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। इस टाइप से आप लोगों को तिरछा कर लेना है, ठीक है ना। देखो, तिरछा कीजिए बोतल को,
क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? हाँ, आप सही हैं। यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी, यानी कि हवा हर जगह अवेलेबल है, उपलब्ध है। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी बोतल को उल्टी स्थिति में होती है तो पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है। वो आप लोग देख रहे हैं ना बुलबुले, वो बुलबुले वायु है। और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में क्या होता है, पानी भर जाता है। यानी कि हवा निकल रही है और पानी बढ़ता जा रहा है, इस टाइप से होता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है, यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई पूछ ले वायु कौन से रंग की होती है, तो वायु रंगहीन होती है, कोई रंग इसका नहीं होता है। हम इसके आर पार देख सकते हैं, यह पारदर्शी होती है। कौन सी होती है? पारदर्शी होती है वायु। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है और इसे हम कहते हैं वायुमंडल। क्या कहोगे इसको? वायुमंडल। समझ गए इतना तो? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये आपको जो इंसान दिख रहा है ये पर्वतारोही है, यानी कि पर्वत पर चढ़ने वाले। ये अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर कम होती जाती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु विरल होती जाती है, यानी कम होती जाती है। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों लेकर जाते हैं? आप समझ में आ गया आपके कि ऊपर चढ़ते चढ़ते क्या होती है, वायु की मात्रा, यानी कि वायु बहुत सूक्ष्म हो जाती है, कम हो जाती है, विरल हो जाती है। पेड़ पौधे ऊपर इतने नहीं है इस वजह से। ठीक है ना? वायु किससे बनी है? दिमाग में फट से क्वेश्चन आने चाहिए कि वायु आखिर में किससे बनी है। देखो, 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण होता है। यह मिश्रण किस प्रकार का है, आइए एक एक करके मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल वाष्प। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। जल वाष्प मतलब कि जो जल की बूंदें वाष्प के रूप में निकलती है वो जल वाष्प होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंद, बहुत सारी बार आप लोग देखना, दूध गर्म करोगे तब आप लोग प्लेट रख देते हो उसके ऊपर, तो वो ठंडे होने के बाद भी उसमें से बुलबुले रहते हैं, प्लेट पर लगे रहते हैं, वो वाष्प के रूप में। ठीक है? इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है और जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना क्या है, अनिवार्य है। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आ जाते हैं अपन वायु में ऑक्सीजन है। ये देख सकते हो आप लोग, वायु में ऑक्सीजन है। देखो एक मोमबत्ती जल रही है, दिख रहा है, एक मोमबत्ती और जल रही है जिसके ऊपर क्या कर दोगे, गिलास रख दोगे, तो इसमें क्या है, वायु। वायु में क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं क्रियाकलाप 3 के हिसाब से। अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्ती मेज पर लगाएं और उन्हें जला लें। इसमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दें। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें, क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती है या बुझ जाती है। आप देखेंगे कि मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का अभाव होने लग जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जबकि दूसरी मोमबत्ती खुले में चल रही है तो उसमें ऑक्सीजन आराम से मिल रही है, तो वो जलती हुई रहती है। ठीक है ना? ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है और वायु का वह घटक जो जलने में सहायक होता है वह ऑक्सीजन कहलाता है। बात क्लियर है? चलिए अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। आपने चिप्स खाए होंगे, है ना, अंकल चिप्स वगैरह वगैरह, जो आलू के चिप्स आते हैं उसमें नाइट्रोजन होती है। इसी वजह से आप लोग देखते होंगे कि यार चिप्स तो बहुत कम है और ये फूली हुई बहुत ज़्यादा है। उसका कारण है कि नाइट्रोजन उसमें अपलोड की जाती है, भरी जाती है। बताओ क्यों? क्योंकि वो सड़े गले नहीं, इस वजह से लंबे टाइम तक बने रहने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस को रखा जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है? मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने ये देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष
देखो रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ है वो है नाइट्रोजन। जो ऑक्सीजन थी वो तो जल गई, वो तो हट गई, पर नाइट्रोजन उसमें बनी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। बहुत सारी बार आपने अखबार में पढ़ा भी होगा कि अंगीठी जलाकर सोए। अंगीठी मतलब वो आग जलाकर सो जाते हैं सर्दी में, और पता चला सुबह तक बेहोश हो जाते हैं, दरवाज़ा लगा लिया था, मर जाते हैं, है ना। तो वो ये कारण होता है। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष और सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होती है, वायु प्रदूषित होती है। अब बात करेंगे हम धूल और धुएं की, ठीक है ना। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं और गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाती है। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित होते हैं। क्रियाकलाप 4 की बात करते हैं। अपने विद्यालय या घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए जिसमें धूप आ रही हो, सूर्य का प्रकाश आ रहा हो। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दे और पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दे। जिस दिशा से सूरज का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोले, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्रे के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखिएगा। इस टाइप से दिख रहा है आपको, ये देखो बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है ना। क्या आप देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं। ये कण क्या है, देखो आप लोग करके देखना, खुद एहसास हो जाएगा आपको, है ना। अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और श्लेष्मा उपस्थित होती है। देखो आपकी नाक देखना एक बार कांच में, उसमें हल्के हल्के बाल होंगे, श्लेष्मा होगी, ताकि जो भी धूल के कण है वो यहीं तक रुक जाए। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो। अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो बूझो अपने से पूछ रहा था कि पुलिसकर्मी ने मुखौटा क्यों पहना है, ठीक है। ये देखो, ये रहा, कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने देखे होंगे। हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएं, इस वजह से क्या करते हैं, ये मुखौटे पहने हुए हैं सांस लेने का जो भी है। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प और धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अब पहेली बीच में आ गई है। पहेली जानना चाहती है कि अगर पारदर्शी शीशे की खिड़कियों को नियमित रूप से साफ न किया जाए तो वो धुंधली क्यों हो जाती है। पूजो जानना चाहता है कि आग लगने की घटना के समय जलती हुई वस्तु के ऊपर कंबल लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है। भाई इनकी क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, आप लोग देखिएगा। वायु की संरचना यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं, अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है, और शेष 1% भाग कौन बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें वगैरह वगैरह, ठीक है। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है, इस पर बात करेंगे। क्रियाकलाप 5। किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, इसको धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देख लीजिए, ठीक है ना। देखने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। पहेली बूझना चाहती है कि क्या छोटे छोटे वायु के बुलबुले तब भी दिखाई देंगे यदि हम वायुरोधी बोतल में रखे ठंडे किए हुए उबले हुए पानी को पुनः गर्म करके इस क्रियाकलाप को करते हैं। तो अगर आप इस उत्तर नहीं जानते हैं तो ऐसा कीजिए और देखिए, क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए दिखते हैं। चित्र 11.10। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है।
आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, मतलब उड़ने लग जाता है पानी, है ना। करके देख लेना, एक भगोनी पूरी भरकर आप लोग गैस पे चढ़ा दो और उसको देखते जाओ, धीरे 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 पानी खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। हमने अध्याय 5-6 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे शोषण के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो बुलबुले होते हैं उससे वो सांस लेते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है? वे सभी शोषण क्रिया के लिए आवश्यक वायु वहाँ से प्राप्त करते हैं। चलिए क्रियाकलाप 6 देखते हैं। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए, इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। आप देखेंगे कि उसमें बुलबुले निकलते हैं, है ना। तो मिट्टी में क्या है? वायु। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव और पौधों की जड़ें शोषण के लिए इसी वायु का क्या करती है? उपयोग करती है। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत ही मांद और छिद्र बना देते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर और बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों और मादों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ जाता है। अब आप लोग देखेंगे बहुत सारी बार पानी भर जाता है बिलों में तो सांप वाप बाहर देखने को मिल जाएंगे। क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय ही जमीन से बाहर आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है? ये दिमाग में आपके आना चाहिए कि इतनी सारी ऑक्सीजन सब ले रहे हैं, ये समाप्त क्यों नहीं होती, है ना। तो चलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है इस पर बात करते हैं। अध्याय 7 में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पेड़ पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही खुद बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसी के साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे शोषण में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधों और जंतुओं के द्वारा शोषण तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब हम ये अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो बाड़मेर जैसलमेर एरिया में चले जाइएगा, आप लोगों को दिख जाएगी बहुत सारी पवन चक्कियाँ, है ना। इस टाइप की होती है पवन चक्की, देख पा रहे होंगे आप। चलिए आगे बात करते हैं। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने, आटा चक्की को चलाने में किया जाता है। पवन चक्की में विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों में, खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट, हवा जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़, कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों और फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए इसके मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द हैं वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, पवन चक्की। सारांश की बात कर लेते हैं इस चैप्टर की। तो देखो वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल और मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। फिर बात करते हैं वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक होती है और शोषण के लिए भी आवश्यक होती है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए रहती है वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक होती है। जलीय प्राणी शोषण के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के NCERT क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट की यानी कि विज्ञान विषय के अपन ने पूरे चैप्टर कवर कर लिए हैं। 11 के 11 चैप्टर की वीडियो अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हैं, आराम से सुन सकते हैं। आप लोगों की काफ़ी हेल्प इसमें हो जाएगी और बेसिक जो है साइंस स्ट्रीम वाली स्टूडेंट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। NCERT पढ़ना कंपलसरी है। सभी को पता है कि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सभी में NCERT का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आप लोग बेसिक से ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारी वीडियो देख देख के पूरा काम चला सकते हैं। आराम से मैंने जो कोशिश हो सकती थी वो की है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।